दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग छठी क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और क्लास 6 के ज्योग्राफी का मैंने 2 वीडियो बनाया था फर्स्ट लेसन का, और 2 वीडियो में मैं फर्स्ट लेसन पूरा कंप्लीट कर दिया। और आज हम लोग इस सेकेंड लेसन को पढ़ेंगे। ठीक, सेकेंड चैप्टर को आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। क्या है? ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। चलिए, पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी, ये रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो मैंने क्या बताया कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी को 2 भाग में बांट दी। इस रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए, ये ऊपर वाला भाग इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और ये नीचे वाला भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जानते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को एक रेखा जो मिल करके मिलाएगी, उस रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे इधर आ गया पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। तो हमारा इंडिया यहाँ पे है। जानते हैं, भारत जो है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया कि पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरेगी, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा इंडिया यहाँ पे है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और बीच से इसको रेखा खींच दीजिए, देशांतर रेखा है। तो इस इधर पूरब कहलाएगा और इधर पश्चिम। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, यानी कि भारत क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए, इतना हम लोगों ने जाना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये पृथ्वी के बीचों बीच से मैंने जो रेखा खींचा उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। मैंने बताया आपको 0 डिग्री अक्षांश है ये। और इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, ये वाला ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और नीचे वाला भाग दक्षिणी ध्रुव। देखिएगा, देखिए, भूमध्य रेखा जो है ना, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखा खींचेंगे, भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम तक जो रेखा खींचेंगे, वो रेखा काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगा? अक्षांश रेखा। क्या कहलाएगा? अक्षांश रेखा। जैसे देखिए, भूमध्य रेखा की रेखा मैंने समानांतर खींचा, तो भूमध्य रेखा के समानांतर ही जो रेखा खींचे ही रेखा क्या है? अक्षांश रेखा। समझ में आया? और ये हुआ उत्तरी ध्रुव और ये हुआ दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा जो खींच देंगे, वो रेखा क्या कहलाएगा? देशांतर रेखा। क्या कहलाएगा? देशांतर रेखा। तो आप लोगों को अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आपका कंप्लीट हो गया होगा। मैंने क्या बताया कि अक्षांश रेखा क्या होगा? जैसे ये बीच में भूमध्य रेखा है पृथ्वी को, या विषुवत रेखा, 2 भाग में बांट दिया। भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखा खींचिएगा वो अक्षांश रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा? अक्षांश रेखा, है ना। और अगर उत्तरी ध्रुव ये है और नीचे ये दक्षिणी ध्रुव है, अगर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को लंबवत रेखा खींचिएगा, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देशांतर रेखा। चलिए, तो अब आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं इस चैप्टर पे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान दे करके सुनिएगा। देखिए, क्या कहा जा रहा है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, गोलाकार नहीं है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पूरा का पूरा गोल नहीं है। देखिएगा तो ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, यानी कि हमारी पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ा क्या है? चपटी है। तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है और बीच में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए।
ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, जैसा हमारा पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक मॉडल है। तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। कुछ बड़े ग्लोब हो सकता है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जो पॉकेट में रख सकते हैं। छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसा ग्लोब जिसमें हम हवा भर सकते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्लोब जो है, जो ग्लोब स्थिर नहीं होता है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया। ग्लोब घूमता है, आप ग्लोब को देखोगे, जो ग्लोब जो है जो नचेगा, ग्लोब अपने अक्ष पर पूरा नचता है। तो कुम्हार का पहिया ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब को जब आप देखिएगा तो ग्लोब पर जो, ध्यान दीजिएगा, जो अलग अलग देश होते हैं या महाद्वीप होते हैं, ग्लोब पर जो ग्रीन कलर का होता है वो महासागर को दर्शाता है। तो महासागर और महाद्वीप किस पर होते हैं? ग्लोब पे। और आप इस चीज़ को जानते हैं, हमारी पृथ्वी जो घूमती है, कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब। यानी कि पृथ्वी कैसे घूमती है, अगर पूछे कि हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, तब क्या बताइएगा? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो अगर आप ग्लोब को घुमाइएगा तो ग्लोब आपको पश्चिम से पूर्व घूमेगा, पश्चिम से पूर्व आपको घुमाना पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी के समान, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? पृथ्वी पर किसी स्थान की, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाएगी? इसके लिए हमें कुछ बिंदु और रेखाओं की आवश्यकता होती है, कुछ बिंदु और रेखाओं की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। जैसे देखिए, ये जो सुई जो है, जो ग्लोब का झुका हुआ अवस्था है ना, ग्लोब इस पर झुकी है ना, ये क्या है? अक्ष है, जिस पर ग्लोब यानी कि टिकी हुई है। तो ये ग्लोब इस पर झुकी हुई है, तो ये क्या है? अक्ष है। तो एक सुई ग्लोब पर झुकी हुई अवस्था में होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब पर देखिएगा तो ध्रुव क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ध्रुव मैं बताया था ना, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो ग्लोब पर, ग्लोब जिससे जुड़ा होता है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे वाला क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, जिनसे होकर सुई गुजरती है, वे उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे हमारा पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व। तो जैसे हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमता है, तो उसी प्रकार से हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व घुमा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है, कोई सुई नहीं है, वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है ग्लोब का। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। मैंने आपको बताया था कि एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। तो आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे ये ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा जो दो बराबर भागों में बांटेगी 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ऊपर वाला भाग इसका उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला भाग दक्षिणी ध्रुव। और इस मतलब भूमध्य रेखा, ये जो बीच में जो भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर, अगर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखा खींचेंगे वो क्या कहलाएगा? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा क्या है? ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखा खींची जाएगी उस रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और एक चीज़ आप जानते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जो अक्षांश रेखा, जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर जो रेखा खींचे वो क्या होगा? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा की जो संख्या होती है
वो पूरा 181 होती है। अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है तो 181। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। जो हमारा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है ये सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। और ऊपर में 90 गो अक्षांश रेखा और नीचे में 90 गो अक्षांश रेखा, तो 90 90 180 और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो एक मिल गया तो 181। तो यानी कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 181। अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है तो 181 है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। देखिए, और सबसे आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा अक्षांश रेखा क्या होता है, तो जो बीच का जो भूमध्य रेखा जो होता है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे में दक्षिणी ध्रुव, लेकिन ध्रुवों की तरफ जब जाएगी तो अक्षांश रेखाओं की दूरी क्या होती है? लंबाई घटती जाती है। देखिए, आप देखिए, क्या ध्रुवों की तरफ गया तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटा कि नहीं घटा? बिल्कुल घटा। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा तो ये हुआ। अब उत्तरी गोलार्ध में ऊपर अक्षांश रेखा खींचिए तो छोटा होते जाएगा, ध्रुव पर जाइएगा तो सबसे छोटा अक्षांश रेखा होगा, है ना। और नीचे भी आइए दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी ध्रुव पर जाइए तो अक्षांश रेखा छोटा होगा। तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई जो होती है वो क्या होती है? घटती है। आप इस चीज़ को ध्यान देना। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखा खींचेंगे उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर सबसे लंबा अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा पर मानी जाती है। और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होगी? कमेगी। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181 है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। और एक चीज़ आप जानते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बड़ा एग्जाम समय पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो बीच में तो भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा खींचती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा? जैसे मान लीजिए दो गो जो अक्षांश रेखा है, ये दो अक्षांश रेखा, तो इस अक्षांश रेखा सबके बीच की दूरी कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक अक्षांश रेखा ये हुआ, एक ये हुआ, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं 111 किलोमीटर। ध्यान देना मेरी बात को। अगर पूछे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा तो 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांश के बीच की दूरी। तो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक ना। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है? 111 किलोमीटर। और एक चीज़ और ध्यान देना, जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मान लो कि इसका बीच का तो दूरी हुआ 111 किलोमीटर, लेकिन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसके दूरी को हम लोग जोन कहते हैं। कटिबंध, जिसको हिंदी में कटिबंध बोलते हो और इंग्लिश में क्या बोलते हो? ZONE, जोन। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन। और जैसे मैं आपसे पूछा हूँ कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। चलिए, तो मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना मेरी बात को, कि एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को, ध्यान देना, एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। मैं बताया हूँ ना कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, बीचों बीच से जो रेखा बांट दिया वो क्या कहलाएगा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। मैं बता दिया कि भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला में जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है आधा, और भूमध्य रेखा के जो नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भूमध्य पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले जो आधे भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और दक्षिण में जो आधा भाग है उसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के, ध्यान देना मेरी बात को, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। बात सही है, दोनों आधा भाग में बटा है ना, ऊपर में आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे में आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार विषुवत रेखा पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिए कि विषुवत रेखा, मान लो कि बीच में अगर ये विषुवत रेखा है
पृथ्वी के बीचों बीच में ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के अगर समानांतर जो रेखा खींचते जाएंगे इसके समानांतर, तो वो रेखा क्या कहलाएगा, अक्षांश रेखा। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं और अक्षांश रेखा को अंश में मापा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे पूछेगा अक्षांश रेखा को किस में मापते हैं, तो अंश में मापते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अक्षांश रेखाओं को देखिए अंश में मापते हैं और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, जोन कहेंगे, कटिबंध। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा, 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं और अक्षांश रेखा को अंशों में मापा जाता है। अक्षांश रेखा को किस में मापा जाता है, अंश में। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। एक देखिए फिगर दिया गया आपकी किताब में, ये बीच से पृथ्वी को गुजर रहा है विषुवत रेखा। इसके देखते हैं समानांतर जो रेखा खींचा जा रहा है वो सब क्या, अक्षांश रेखा है। चलिए अब आ जाइए अगला टॉपिक। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना मेरी बात को, कि विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश रेखा को दर्शाती है। बिल्कुल, मैं तुमको बताया भी हूँ कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। और सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन रेखा माना जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ही सबसे बड़ा अक्षांश रेखा माना जाता है। तो विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की 1/4 का भाग होता है। अतः इसका माप होगा 360 यानी कि 1/4 90 अंश। यानी कि एक बात मैं तुमको बताया हूँ कि 90 को अक्षांश ऊपर और 90 अक्षांश नीचे, तो 90 90 180 और एक अक्षांश ये 0 डिग्री अक्षांश। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी, 181। इस प्रकार 90 अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश किसको दर्शाएगा, दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। तो डायरेक्ट अगर पूछेगा ना तो 90 डिग्री, यार देखो 90 को जो अक्षांश जो होता है उत्तर में और 90 अक्षांश दक्षिण में और बीच में एक अक्षांश, तो पूरा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 181 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो पूरा अक्षांश रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 181। देखो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहेंगे, क्योंकि देखो इसके जो उत्तर में जो अक्षांश रेखा खींचेंगे वो क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ये तो दक्षिण में, अगर नीचे में खींच दो तो ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा खींचा जाएगा उत्तरी अक्षांश, और नीचे दक्षिण में जो आएगा दक्षिणी गोलार्ध में वो दक्षिण अक्षांश। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा, यानी कि ध्यान देना मेरी बात को, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। समानांतर इसे उत्तर या दक्षिण में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि महाराष्ट्र, चंद्रपुर और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेली हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त में 20 अक्षांश में बेलों में हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ध्यान देना मेरी बात को, चंद्रपुर जो है जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और बेलो हॉरिजॉन्ट 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इसको देखो, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, मैं इसको बता देता हूँ। ये बीच से भूमध्य रेखा हुआ, मान लो कि यहाँ पर 20 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर और नीचे में भी 20 डिग्री अक्षांश होगा। तो यहाँ पर अगर कोई देश होगा तो उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री होगा, और मान लो कि अगर 20 डिग्री यहाँ पर कोई देश अगर स्थित हुआ तो क्या हुआ, दक्षिणी अक्षांश में हुआ। इसके कहने का मतलब यही था, ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए देखिए अब आगे इस चीज़ को ध्यान देना मेरी बात को। देखो एक फिगर दिया गया है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, अच्छी पूर्वक देखिएगा। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, जो दिया गया है, ये मॉडल जो आपको दिया गया है किसका है, पृथ्वी का। देखिए पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है, 0 डिग्री अक्षांश है ना, ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा में देखोगे ऊपर में 23.5 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश खींचो तो कर्क रेखा होगा। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर में क्या होता है, कर्क रेखा।
और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे में कौन सा रेखा होता है? मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर में देखोगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होता है और 23.5 डिग्री मतलब दक्षिणी अक्षांश क्या होता है? मकर रेखा होता है। फिर तुम देखोगे 66.5 डिग्री अगर रेखा ऊपर में खींच दो, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा उसको बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त, ठीक ना। और नीचे में अगर 66.5 डिग्री खींच दो तो उसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं उसको? अंटार्कटिक वृत्त। और ऊपर में तो ये हुआ उत्तरी ध्रुव और नीचे में ये क्या हुआ? दक्षिणी ध्रुव। क्या हुआ? ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे में क्या हुआ? दक्षिणी ध्रुव। मतलब मैंने क्या बताया कि अगर ये पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है ना, भूमध्य रेखा के अगर ऊपर में आप खींच दीजिएगा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींच दीजिए तो कर्क रेखा, नीचे में 23.5 डिग्री अक्षांश खींच दीजिए मकर रेखा, ऊपर में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींचो तो वो आर्कटिक रेखा, नीचे में 66.5 डिग्री मतलब ये अक्षांश रेखा खींच दो तो क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक रेखा। चलो अब एक चीज़ को ज़रा ध्यान देना, मेरी बात को, इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, ठीक। चलिए देखो, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ध्यान देना, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, ठीक है, विषुवत रेखा को तो 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है, 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। तो ये जो 4 जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और है ये क्या है? चलो अब इसमें आते हैं, ध्यान दो, ये कौन सा अक्षांश रेखा है 4 महत्वपूर्ण, ध्यान दो। तो कहा जा रहा है इसमें कि 4 महत्वपूर्ण अक्षांश, जैसे मान लो कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मैं बताया हूँ ना, भूमध्य रेखा के अगर ऊपर में 23.5 डिग्री खींच दो तो कौन रेखा आ जाएगा? कर्क रेखा। नीचे में 23.5 डिग्री खींच दो दक्षिणी अथी में तो क्या होगा? मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मतलब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश को। और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री अगर ऊपर में खींचोगे तो क्या हो जाएगा? आर्कटिक रेखा। और अगर नीचे में 66.5 डिग्री रेखा अगर आ जाएगा विषुवत वृत्त के नीचे में 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, तो क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक रेखा। क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक रेखा। चलिए अब देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध है। देखिए पृथ्वी का जो ताप कटिबंध है इसको मैं बहुत अच्छा से बता देता हूँ, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। देखिए पृथ्वी का ताप कटिबंध क्या है। देखिए पृथ्वी का जो होता है ना, 3 प्रकार का ताप कटिबंध होता है। पृथ्वी में क्या प्रकार का ताप कटिबंध होगा? 3 प्रकार का। तो पृथ्वी का जो ताप कटिबंध होगा वो 3 प्रकार का होगा। जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचे, ये भूमध्य रेखा, ऊपर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा खींच दीजिए और नीचे में क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाएगा। नीचे में 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? मकर रेखा। ऊपर में 66.5 डिग्री खींच दीजिए आर्कटिक रेखा और नीचे में 66.5 डिग्री खींच दीजिए, आप क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक रेखा। तो जानते हो कर्क रेखा और मकर रेखा का ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, बीच वाला क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्यों जानते हो? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणों साल भर यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे ही पड़ती है। ये क्षेत्र बहुत गर्म होता है, ये वाला क्षेत्र जो मैं जो बताया हूँ ये बहुत गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत सीधी, एकदम सीधी पड़ती है, इसलिए सबसे गर्म क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उष्ण कटिबंध क्या है तो बताना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि इस एरिया में सालों भर गर्मी पड़ती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सालों भर गर्मी रहता है, सबसे गर्म क्षेत्र है। दूसरा में देखोगे तो उष्ण कटिबंध पर से दूसरा में आता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या आता है? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध किसको बोलते जानते हो? देखो यहाँ पर तो 66.5 डिग्री लिए हो ना, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर में 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा वाला क्षेत्र, और नीचे में 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री
अंटार्कटिक वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें हल्का तिरछी पड़ेगी, इसीलिए इस क्षेत्र में सर्दी और गर्मी दोनों होगा, यानी कि यहाँ पर सर्दी भी होगा, सर्दी भी पड़ेगी, गर्मी भी पड़ेगी, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा? शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। लेकिन अगर ऊपर में चले जाओगे तो ऊपर में ये तो ध्रुव वाला क्षेत्र हो गया ना, यहाँ पर क्या सूर्य की किरणें पड़ेगी? नहीं, ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ध्रुव पर सूर्य की किरणें सीधा से नहीं पड़ती है, इसलिए ध्रुव पर देखोगे इसको शीत कटिबंध बोलेंगे। ये वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। 66.5 डिग्री से आगे वाला क्षेत्र को इसको शीत कटिबंध, तो इसको उत्तरी शीत कटिबंध और इसको दक्षिणी शीत कटिबंध बोलते हैं। शीत कटिबंध उसको बोलते हैं, ध्यान देना मेरी बात को, कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध को अगर छोड़ दोगे, ठीक ना, तो कोई भी मतलब शीत कटिबंध उसको बोलते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, जहाँ पर सूर्य की किरणें पूरी तिरछी पड़ती है और साल भर यहाँ पर ठंडा रहता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। क्यों यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और सालों भर यहाँ पर क्या रहता है? ठंडी रहता है, इसलिए शीत कटिबंध है। और ये तो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और आपको पता है कि ध्रुव पर तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना दिन है तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीना रात होगा, और अगर उत्तरी ध्रुव में 6 महीना दिन है तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना क्या होगा? रात होगा। क्या होगा? 6 महीना रात होगा। चलिए, तो अब आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, उष्मा होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा ऊपर, 23.5 डिग्री मकर रेखा नीचे, और इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंध, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। चलो, तो उष्ण कटिबंध क्या ये हो गया। अब देखो शीतोष्ण कटिबंध का क्या कहा जा रहा है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव बीच के वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, इसलिए उसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। अब आगे देखो शीत कटिबंध क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती है, इसीलिए शीत कटिबंध है। क्या होता है ये? शीत कटिबंध। देखो मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। चलो आ जाओ, शीत कटिबंध उष्ण कटिबंध क्या है। देखो, ऊपर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे में 23.5 डिग्री मकर रेखा, और कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र हुआ ये पूरा क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। ये पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है, एकदम सीधा पड़ता है, इसलिए सबसे गर्म क्षेत्र है। गर्म क्षेत्र ये उष्ण कटिबंध है। चलो ऊपर में ले लो 66.5 डिग्री, नीचे में 66.5 डिग्री। यहाँ पर सूर्य की किरणें हल्का तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों होता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब यहाँ पर देखोगे तो शीत कटिबंध है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत न के बराबर पड़ती है। यहाँ पे ये उत्तरी शीत कटिबंध, ये दक्षिणी शीत कटिबंध। और ऊपर में देखोगे तो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव पर तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। चलिए, तो अक्षांश रेखा को आज हम लोगों ने पूरा ढंग से अक्षांश रेखा को आज हम लोगों ने पढ़ा। अब अक्षांश रेखा को मैं आज आपको पूरा बता ही दिया हूँ, और इस चीज़ को जानते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अक्षांश रेखा का प्रयोग हम क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ के स्थिति को ज्ञात करने में और दूरी को ज्ञात करने में अक्षांश रेखा का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश रेखा स्थिति और दूरी को दर्शाता है। जैसे मान लो 1 2 3 4, ये 4 गो अक्षांश है। तो दिल्ली यहाँ पर है और पटना यहाँ पर है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर। तो दिल्ली और पटना के बीच क्या गो अक्षांश रेखा हुआ? 1 2
1 2 3, 3 को अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हुआ ना, तो 111 को अगर 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 333। तो दिल्ली से पटना की दूरी कितना हो गया 333। तो समझ में, अक्षांश रेखा किसी भी चीज़ के दूरी को और स्थिति को दर्शाने में होगा, लेकिन देशांतर रेखा का प्रयोग किसी चीज़ के समय को ज्ञात करने में किया जाता है। देशांतर अक्षांश रेखा का प्रयोग करते हैं दूरी और स्थिति को ज्ञात करने में, दूरी और स्थिति को ज्ञात करने में, और देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं समय को ज्ञात करने में। किसको ज्ञात करने में? समय को ज्ञात करने में। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आज हम लोगों ने अक्षांश रेखा को पूरा जान गया और इस चैप्टर को हमने आधा पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख करके, है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट कल डालेंगे और ये कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका यह चैप्टर। जी तो धन्यवाद, कला मार्ट्स क्लासेज देखने के लिए, विजिट करने के लिए जी धन्यवाद।